नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के एक अति महत्वपूर्ण भाग कारक का अध्ययन करते हैं। बच्चों, कारक शब्द जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्री प्लस अक धातु से बना हुआ है। यानी क्री धातु में जब अक प्रत्यय लगाया जाता है तो वो कारक शब्द बनता है। अब क्री का अर्थ क्या हुआ? करना। और अक का अर्थ क्या हुआ? अक प्रत्यय है जो शब्दों के लास्ट में जुड़ता है, और अक जिसके साथ लग जाता है तो उसका अर्थ होता है करने वाला। जैसे गायक, देखिए गायक में भी अक प्रत्यय लगता है तो गायक का क्या अर्थ हो जाता है? गाने वाला, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उसको देखते हैं, फिर उसको हम समझते हैं। आइए देखते हैं इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा है करोति इति कारक, अर्थात जो काम करता है उसे कारक कहते हैं। इसका दूसरा क्या है परिभाषा? क्रियान्वयित्वम इति कारक, या हम कह सकते हैं क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, है ना। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि क्रियान्वयित्वम इति कारक, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, अथवा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, है ना, जो क्रिया का जनक होता है, जिससे क्रिया शुरू होती है, उसे कारक कहते हैं। आइए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं और समझते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, रामः खादति, श्यामः खेलति, सीता पश्यति, माता पुष्पम चिनोति। तो बच्चों, जैसे रामः खादति का अर्थ हो जाता है राम खाता है, श्यामः खेलति, श्याम खेलता है, सीता पश्यति, सीता देखती है, माता पुष्पम चिनोति, यानी माँ फूल चुनती है। तो पहला हम अगर परिभाषा को देखें कि कारक का परिभाषा क्या था? करोति इति कारक, जो काम करता है। तो यहाँ पहला जो उदाहरण है रामः खादति, तो यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। उसी तरह दूसरे उदाहरण में देखिए, श्यामः खेलति, यानी श्याम खेलता है। तो बच्चों, पहला जो उदाहरण है रामः खादति, तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। दूसरे में देखिए श्यामः खेलति, यानी श्याम खेलता है। तो यहाँ खेलने का कार्य कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। आप प्रश्न लगा के पूछिएगा कि कौन कर रहा है, और जो उत्तर आएगा तो वो आपका कारक हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो हम लोग परिभाषा देखे कारक का, तो वो क्या देखे थे? क्रियान्वयित्वम इति कारक, है ना। यानी क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे रामः खादति, राम खाता है, में खाने क्रिया से किसका प्रत्यक्ष संबंध है? राम का है। तो राम क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। उसी तरह श्यामः खेलति, अर्थात श्याम खेलता है, में खेलना क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? श्याम से है। तो श्याम यहाँ क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। किस सूत्र से? क्रियान्वयित्वम इति कारक से, है ना। अब अगला उदाहरण देखते हैं, सीता पश्यति, यानी सीता देखती है। तो देखना क्या है? क्रिया है। तो इस देखना क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? सीता से है। तो सीता यहाँ क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। माता पुष्पम चिनोति, चिन यहाँ पे धातु है। जब इसका रूप लट लकार में चलेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप चिनोति हो जाएगा। ठीक है। तो माता पुष्पम चिनोति, यानी माँ क्या कर रही है? फूल चुनती है। तो यहाँ चुनना जो क्रिया है,
तो इस चुनना क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? माता से है, तो माता यहाँ पे कारक हो गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरा जो डेफिनेशन था वो क्या था? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, है ना। अर्थात जो क्रिया का जनक होता है, जो क्रिया को शुरू करता है, जो काम को शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो आप सभी को अगर कोई भी एक डेफिनेशन आ जाए, कोई भी एक परिभाषा आ जाए, कारक का अर्थ वही रहेगा, आपको भयभीत नहीं होना है। तो बच्चों अब आइए, कारक का तो अर्थ हमको लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप पढ़िए तो और भी इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि हिंदी में कारक तो 8 हैं, तो क्या संस्कृत में भी कारक 8 होते हैं? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे हाँ 8 होते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, संस्कृत में कारक 6 होते हैं, है ना। क्यों होते हैं इसको हम पहले कारक का भेद देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए, कारक के भेद क्या है? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव अपादाना अधिकरणे इत्याहु कारकानि सट। इसको हम लोग का के भी याद कर सकते हैं, जैसे कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव अपादाना अधिकरणे इत्याहु कारकानि सट। मतलब कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 ही हैं जो कारक के भेद होते हैं। अब आप कहिएगा कि संबंध कारक और संबोधन कारक को संस्कृत में कारक के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है? तो बच्चों, जब हम लोग कारक का परिभाषा देख रहे थे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि क्रिया का जिसके साथ या जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो संबंध क्या हो गया? संबंध दिखलाता है। जैसे राम का भाई, अगर हम कहें कि राम का भाई जाता है, रामस्य भ्राता गच्छति, तो यहाँ रामस्य भ्राता, जाने का क्रिया कौन कर रहा है? उसका भाई कर रहा है, न कि राम कर रहा है। उसी तरह सीतायाः पति वनम गच्छति, सीता का पति वन जाता है, जंगल जाता है ना। तो यहाँ सीता तो जंगल नहीं जा रही है, उसका पति जंगल जा रहा है। तो यही कारण है कि ये जो संबंध कारक है उसको संस्कृत में कारक के प्रकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। उसी तरह से संबोधन कारक को भी देखते हैं। संबोधन कारक क्या होता है? संबोधित करने के लिए आता है। जैसे हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छति। तो हम जो कह रहे हैं हे, ये जो हे से संबोधित कर रहे हैं उसका तो क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध है ही नहीं। हम कह रहे हैं हे राम अत्र आगच्छति, यानी यहाँ आओ। तो यहाँ आएगा कौन? राम आएगा, हे तो नहीं आएगा। इसीलिए संबोधन कारक को भी संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कारक कितने हैं तो आप कारक के भेद 6 ही बतलाइएगा, 8 नहीं बतलाइएगा। अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं रखा गया है तो आप उसका लॉजिकल जो कारण है वो भी बता पाइएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि जो हम सूत्र के रूप में पढ़े थे, अब एक बार पुनः देख लेते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला क्या है? कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा अधिकरण कारक। ये आपके माइंड में, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि कारक के 6 होते हैं। अगर कारक 6 हैं तो उनके भेद कौन कौन से होते हैं।
अब आइए एक एक का करके देखते हैं कि कर्ता कारक किसको कहते हैं, कर्म कारक किसको कहते हैं, कर्ण कारक क्या है, संप्रदान कारक, अगर वाक्य कोई दिया गया है तो वो कारक कौन सा होगा, तो उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। बच्चों स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कर्ता कारक का एक परिभाषा दिया गया है, क्रिया संपादकः कर्ता। बच्चों कर्ता कारक का क्या परिभाषा दिया गया, क्रिया संपादकः कर्ता, यानी जो कार्य को संपादित करता है, जो कार्य को करता है, जो किसी काम को अंजाम तक पहुंचाता है ना, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे रामः खादति, श्यामः गच्छति। तो रामः खादति, यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। और स्क्रीन पे देखते हैं क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, राधा नृत्यति, है ना, राधा क्या करती है, नृत्य करती है। तो नृत्य करना, नृत्य की क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जा रही है, राधा के द्वारा। तो यहाँ राधा क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। अब सीता विद्यालयम गच्छति, जी हाँ, जैसे आप विद्यालय जाते हैं उसी तरह सीता भी विद्यालय जाती है। तो यहाँ विद्यालय जाने का काम किसके द्वारा संपादित किया जा रहा है, सीता के द्वारा। तो यहाँ सीता क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अगर आप विद्यालय जाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, भवान विद्यालयम गच्छति, है ना। तो जब आप जाने की क्रिया करते हैं तो यहाँ क्या होगा, करने वाले आप हैं, यानी करना जो क्रिया है उसको संपादित करने वाले आप हैं। तो यहाँ पे आप क्या हो जाइएगा, कारक हो जाइएगा। अगर आपकी माँ खाना पकाती हैं तो खाना पकाने का काम कौन कर रहा है, आपकी माँ कर रही हैं। तो कारक यहाँ आपकी माँ हो जाएगी। इसी तरह बच्चों और भी देखिए अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में कौन क्या कर रहा है उसको देखिए और समझिए क्रिया को कौन संपादित कर रहा है, और जो संपादित कर रहा है कारक भी वही होगा। तो एक लिस्ट बनाइए कर्ता कारक का और उसको उदाहरण लिखिए और उसमें कर्ता कारक कौन है उसको अंडरलाइन कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला कारक कौन है। बच्चों स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हैं कि अगला कारक कौन है, कर्म कारक। अगर इसको संस्कृत में परिभाषित करना रहे तो क्या करेंगे, कर्तुरीप्सिततमः कर्म, अर्थात कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने की होती है उसे कर्म कारक कहते हैं, अथवा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कारक कहते हैं। कर्म कारक तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़े। हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया तीन शब्दों को हम लोग देखते हैं, है ना, कर्ता कर्म। तो कर्म क्या होता है, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है। तो उसी तरह कर्म कारक का भी एक डिफिनेशन दिया गया है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कारक कहते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि पहला उदाहरण क्या है, रामः पुष्पम चिनोति, यानी राम पुष्प चुनता है, राम फूल चुनता है, यानी राम का यह अत्यंत प्रिय कार्य क्या होगा, फूल चुनना। तो इसके अनुसार क्या होगा, कर्तुरीप्सिततमः के अनुसार जो कर्म कारक होगा वो क्या होगा बच्चों, फूल होगा, है ना। अब फूल मान लीजिए कि पृथ्वी पे फूल गिरे हुए हैं या पेड़ के नीचे फूल गिरे हुए हैं, राम टोकरी में अपना फूल चुन चुन के डाल रहा है, तो उसका टोकरी या दलिया क्या होगा, फूल से भरता जाएगा। जो नीचे फूल जो दिए गए हैं वो कम होता जाएगा। तो फूल पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी यहाँ कर्म कारक कौन हो जाएगा, पुष्पम हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उदयः आम्रम खादति, अर्थात उदय आम खाता है ना। तो यहाँ जो आम है वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा।
और कर्तुरीप्सित तमक कर्म के अनुसार उदय का सबसे अत्यंत इच्छा क्या हो रही है, किस काम को करने की हो रही है, आम खाने की हो रही है ना। तो ये कर्म कारक हो जाएगा। या आम जैसे जैसे उदय खाता जाएगा वो बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे जैसे उदय आम को खाता जाएगा आम क्या होता जाएगा, कमता जाएगा। यानी खाने का जो प्रभाव है, खाने रूपी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है। तो वो कौन सा कर्म कारक हो जाएगा। अच्छा, खाने रूपी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है। तो यहाँ कर्म कारक कौन हो जाएगा, आम्रम, है ना। अब उसी तरह से देखिए, मोहनः कंडुकम खेलति। कंडुकम का अर्थ होता है बच्चों गेंद। तो यहाँ मोहन क्या करता है, गेंद खेलता है। तो मोहन का यहाँ अत्यंत इच्छा किस काम को करने की हो रही है, गेंद खेलने की। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म के अनुसार ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। उसी तरह जो दूसरा परिभाषा, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है। तो अगर मोहन पैरों से गेंद को मारता है तो गेंद क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, है ना, उस पे प्रभाव पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से आप भी अपने दैनिक जीवन में मतलब अनेक काम करते होंगे जिसका प्रभाव किसी न किसी चीज़ पे पड़ता होगा, या जो आपको अत्यंत इच्छा होती होगी किसी काम को करने की। जैसे आपको मिठाई बहुत पसंद है खाना, तो जैसे ही खाना उसको शुरू कीजिएगा तो क्या होगा, मिठाई कमता चला जाएगा, है ना। तो वो कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। तो इसी तरह से आप भी एक कॉपी में, अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने दैनिक जीवन से संबंधित जितने भी आप काम करते हैं, तो आप क्या कीजिए, उसकी सूची बनाइए और उसमें से ये अंडरलाइन कीजिए कि यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा या कर्ता कारक होगा। तो इससे आपको कर्म कारक की परिभाषा और भी स्पष्ट हो जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगला कारक कौन सा है। बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगला कारक आपका कौन सा है, कर्ण कारक। कर्ण कारक का संस्कृत में परिभाषा दिया गया है साध कतम कर्णम, है ना, साध कतम कर्णम। यानी क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, सह हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। सीता लेखन्या लिखती, सीता पेन से लिखती है, सीता कलम से लिखती है। मोहनः दंडेन सर्पम हन्ति, मोहन डंडा से सर्प को मारता है। तो अब पहले उदाहरण में देखिए, सह हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। वह खाता तो है लेकिन खाना क्रिया में सहायता कौन कर रहा है, वह खाता तो है लेकिन खाने की क्रिया में सहायता कौन कर रहा है, हाथ कर रहा है। तो क्रिया के संपादन में अत्यंत सहायक कौन है, यहाँ हाथ है। तो हाथ क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। उसी तरह दूसरे उदाहरण में देखिए, सीता लेखन्या लिखती, सीता कलम से लिखती है। तो यहाँ लिखना क्रिया को संपादित करने में सीता की सहायता कौन कर रहा है, लेखनी कर रही है, पेन कर रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण कारक हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा, साध कतम कर्णम से हो जाएगा। उसी तरह तीसरा उदाहरण देखिए, मोहनः दंडेन सर्पम हन्ति, मोहन डंडा से किसको मारता है, सर्प को मारता है। अब यहाँ सर्प को मारने के लिए या सांप को मारने के लिए मोहन की सहायता कौन कर रहा है, डंडा कर रहा है। तो यहाँ डंडा क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा।
तो बच्चों उसी तरह से आप भी कई काम करते होंगे, जैसे आप खाना खाते हैं, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप भवाना मुखेन वदति, आप मुख से बोलते हैं, तो बोलने की क्रिया में आपकी अत्यंत सहायता कौन कर रही है? मुख कर रही है ना। आप आँखों से देखते हैं, तो देखने की क्रिया में अत्यंत सहायक कौन है? आपकी आँखें हैं। तो उसी तरह से आप देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी अत्यंत सहायता कौन कर रहा है? आप वह क्रिया किसके द्वारा कर रहे हैं? जो जवाब आएगा आपको वही आपका कर्ण कारक होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि कर्ण कारक भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले कारक को देखते हैं। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, अगला कारक कौन सा है? संप्रदान कारक, है ना। जिसे कोई चीज़ दी जाती है अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जिसे कोई चीज़ जिसे कोई चीज़ दी जाती है अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिया गया है, रामः मोहनाय पुस्तकम ददाति, राम मोहन के लिए पुस्तक देता है, राम मोहन के लिए किताब देता है। अब दूसरा देखिए, सीता रामाय भोजनम पचती, है ना। सीता राम के लिए भोजन बनाती है। तो पहला उदाहरण को लीजिए, यहाँ आपके परिभाषा में कहा गया कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। तो यहाँ जो राम है वो पुस्तक देने का काम किसके लिए कर रहा है? मोहन के लिए कर रहा है। तो यहाँ मोहन क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ कहा भी गया है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। तो यहाँ कार्य किसके लिए किया जा रहा है वो देखना है आपको। जिसके लिए किया जा रहा है या जिसे कोई चीज़ दिया जाता है तो वही आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे अगर राम जो है वो मोहन के लिए पुस्तक देता है, तो यहाँ किसके लिए वो पुस्तक दे रहा है? मोहन के लिए। तो मोहन आपका यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप, सीता रामाय भोजनम पचती, यानी सीता राम के लिए भोजन बनाती है। तो सीता यहाँ भोजन बनाने का काम किसके लिए कर रही है? राम के लिए कर रही है। तो संप्रदान कारक का परिभाषा भी तो यही कह रहा है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो सीता यहाँ किसके लिए भोजन बना रही है? राम के लिए बना रही है। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर आप किसी भिक्षु को या किसी निर्बल को कोई वस्त्र देते हैं, धन मुद्रा देते हैं, तो जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं वो आपका संप्रदान कारक होता है। आप अपना पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी उदाहरण अपने दैनिक जीवन से खोजिए बच्चों, और उसको अपने पाठ्य पुस्तक में सूचीबद्ध कीजिए। इससे आपका जो कारक है, संप्रदान कारक की जो परिभाषा है वो और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो बच्चों देखा आपने कि कैसे हम उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के, किसी भी चीज़ को पढ़िए लेकिन उसको अपने दैनिक जीवन के से जोड़ कर देखिए तो वो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो कारक की जो अन्य परिभाषाएं हैं उसको हम लोग अगली बार देखेंगे। तब तक आप कारक के बारे में जितनी भी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी है उसको देखिए, बार बार पढ़िए और उसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। हम लोग पुनः मिलेंगे कारक के अन्य परिभाषाओं के साथ। नमस्कार।